का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका में संकलित और लेखक श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित जो पाठ है माटी वाली, उसका बच्चों हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से जो इसका कंटेंट है वो रेलेवेंट भी है, क्योंकि इस पाठ में जो इस पाठ के लेखक हैं वो हैं विद्यासागर नौटियाल जी, जैसा आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आपको ये जो पाठ है वो जिसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। ये नौटियाल जी जो हैं इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था और इन्होंने उच्च शिक्षा बनारस से प्राप्त की। इन्होंने पहाड़ी जीवन, विशेषकर जो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का जो एरिया है उसके जो यथार्थ जीवन का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है और इनकी रचनाओं में इनके जो पहाड़ी जीवन की जो महक है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बच्चों, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर, ये कहानी संग्रह है इनके, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा, ये सारे उपन्यास हैं और मोहन गाथा जाएगा, ये इनकी आत्मकथ्य है। जैसा कि इस जो ये पाठ है माटी वाली आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है। ये माटी वाली पाठ जो बेस है, जो डैम बनाया गया था उत्तराखंड में, जो टिहरी डैम, उस डैम के कंटेंट को इन्होंने इस पाठ में स्थान दिया है। इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल जी जो लेखक हैं, इन्होंने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। विस्थापन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति माइग्रेट होता है अपने मूल स्थान से, अपने ओरिजिनल स्थान से, उसे किसी कारणवश या मजबूरीवश जब वहाँ से जाना पड़ता है तो उसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो जो विस्थापन की समस्या है उन्होंने इस पाठ में बड़ी प्रमुखता से, प्रभावी ढंग से इसको चित्रण किया है। जो गरीब व्यक्ति होता है, मजदूर वर्ग होता है, वो इस विस्थापन की समस्या से कैसे जूझता है, कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इस बात का बहुत ही संवेदनशील ढंग से और हृदय को छू लेने वाले तरीके से हमारे सामने वर्णन किया है। जो बच्चों इसमें, और ये पाठ आज के समय में भी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, क्योंकि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार कहीं न कहीं जब विकास के कार्य करती है तो लोगों को अपनी ज़मीन खाली करनी पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने जो गंभीर समस्या है विस्थापन की समस्या, इसको उठाया है। नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जा रहे हैं, विकास किया जा रहा है देश का, और ये आवश्यक भी होता है। लेकिन इस नदियों और पहाड़ों पर पुल बनाने के चक्कर में के परिणाम स्वरूप हजारों परिवारों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ रहा है। उनकी ज़मीन सरकार जो है वो खरीद ले रही है, उनको अपने कब्जे में ले रही है। वे जो लोग हैं उस ज़मीन पर रहने वाले उजड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है उनके विस्थापन की, माइग्रेट, कि उनको वहाँ से उठा करके किसी और स्थान पर आप जब ले जा रहे हैं तो उनके लिए क्या आपने उचित प्रबंध किया है? सरकार उनकी ज़मीन तथा रोजगार तो छीन लेती है, पर उनके विस्थापन की ओर ध्यान तक नहीं देती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ए स्थान का रहने वाला है, वहीं पर उसकी रोजी रोटी है, रोजगार है, लेकिन उसे जब बी स्थान पर ले जाया जा रहा है, जब वहाँ पर, क्योंकि ए स्थान पर जो है पुल और विकास हो रहा है, विकास के नाम पर जब उनको वहाँ से उठाया जा रहा है, तो क्या बी स्थान पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध है? क्या उनके रहने की व्यवस्था है? क्या उनका जीवन वहाँ पर ठीक प्रकार से चल पाएगा? इस ओर सरकार का ध्यान नहीं रहता है। सरकार क्या करती है? इसके बदले में थोड़ा कंपनसेशन, मुआवजा देकर अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मान लेती है कि भाई हमने तो उनको वहाँ से उठाया था, उसके बदले में उनको कंपनसेट किया, उनको मुआवजा दिया। तो ये कहानी है इस चीज़ पर, इस बात का बहुत हृदय को छू लेने वाले या मार्मिक तरीके से वर्णन करती है। माटी वाली कहानी है टिहरी शहर की। टिहरी शहर कहाँ पे है? ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। जब पुराने टिहरी शहर को जब पुराना टिहरी शहर है, बांध के रास्ते में आने के कारण उसको डुबो दिया गया था और वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। तो यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा। धरोहर बोलते हैं हेरिटेज को, पुरखे मीन्स एंसेस्टर,
कि जो लोग उस पुराने टिहरी शहर में बरसों से रह रहे थे, अपने बाप और अपने पूर्वजों की जो मकान में उनकी ज़मीन पर खेती कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, उनको उस चीज़ को वहाँ से त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि सरकार को उस पुराने टिहरी शहर को बांध बनाने के लिए उसको जल में डुबोना पड़ा। यह विस्थापन का वह दर्द है जिसे हर टिहरी वासियों ने सहा था, उन्होंने सहन किया था। लेखक ने इस दर्द को, इस माटी वाली जो कहानी है, एक लेडी है उसके माध्यम से व्यक्त किया है कि जरूरी नहीं है कि किसी पुराने स्थान पर या किसी विशेष स्थान पर रहने वाले हर व्यक्ति साधन संपन्न हो, उसके नाम जमीन हो, उसके नाम जायदाद हो। अगर ज़मीन जायदाद है तो उसे नए स्थान पर उस ज़मीन जायदाद के बदले मुआवजा मिल जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास अगर नहीं है तो उसकी क्या हालत बनती है, वो इस माटी वाली कहानी के माध्यम से हमको लेखक ने बताने का प्रयास किया है। बच्चों, जैसा बता रहा हूँ मैं, टिहरी बांध क्या है। जो टिहरी बांध है ये टिहरी विकास परियोजना का एक बहुत प्राइमरी डैम है, बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, भागीरथी और बीलांगना, इनके संगम पर, इनके जॉइंट प्लेस पर बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशाल बांध है। यह जो भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये जब बांध बनाया गया था तो पुरानी टिहरी शहर को डुबोया गया था। जैसा आपको पिक्चरों में, इस इमेज में दिख रहा है, ये टिहरी बांध है। तो यहाँ कभी टिहरी का पुराना ओल्ड जो टिहरी जो शहर हुआ करता था, लेकिन यहाँ डैम बनाने के कारण, डैम क्या होता है, पानी को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उससे सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपको इसमें गेट्स दिख रहे हैं, जब पानी को छोड़ना होता है तो इन गेट्स को खोल दिया जाता है और पानी यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जैसा दूसरी आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये टिहरी डैम की ही फ़ोटो है, ये ऊपर से लिया गया दृश्य है। यहाँ ये जो पानी की आपको धाराएँ दिख रही हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें जो टिहरी बांध का लोगों पर क्या असर हुआ था। टिहरी बांध बनाने का जो बैड इफेक्ट है, दुष्परिणाम है, उसके जो लॉसेज हैं, सभी लोगों को झेलने पड़े हैं। उन्हें अपना पुराना टिहरी शहर छोड़ना पड़ा, उनका भविष्य अंधकार में हो गया। क्यों? क्योंकि वो पुराने टिहरी शहर में रोजगार करते थे, वहाँ रहते थे, अपना जीवन यापन भी वहीं कर रहे थे। माटी वाली के जीवन पर इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका भविष्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जिनके पास ज़मीन जायदाद थी, उन्होंने कागज़ दिखाकर उनको कुछ कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन माटी वाली जो किसी और के घर में रहती थी, उसके नाम पे, अपने नाम पर कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। जो पुनर्वास के लिए विस्थापित लोगों के लिए जो ऑफिसर लगाया जाता है, पुनर्वास अधिकारी, वो उस माटी वाली से जो है अपनी पुराने जो स्थान की ज़मीन के कागज़ मांगता है, लेकिन उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो इस प्रकार जो उस माटी वाली को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है और अंततः उसे पुरानी टिहरी शहर में वो रहती है और अपना जीवन त्याग देती है। तो इस प्रकार ये जो पाठ है, ये गवर्नमेंट, जो सरकार जो कदम उठाती है विकास के नाम पर, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को वहाँ से हटाया जाता है, तो वो लोग किस प्रकार पीड़ित होते हैं, इस पाठ के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से लेखक विद्यासागर नौटियाल जी ने हमारे सामने वर्णन किया है। अब बात करते हैं कि जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। जैसे प्रश्न कौन से होते हैं, क्या इन बांध परियोजनाओं या विकास के नाम पर जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उनसे इफेक्टेड लोग जो हैं, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सरकार सही कदम उठा रही है, उनके लिए उचित व्यवस्था कर रही है? क्या प्रभावित जो लोग हैं, जो वहाँ से हटाए जा रहे हैं, उनके जीवन में जो हलचल मची हुई है, समस्याएं, उस समस्याओं को सही ढंग से सुलझाया जा रहा है? क्या कुछ रुपए का कंपनसेशन देना या मुआवजा देना पर्याप्त है? लोगों की जीविका के साधन खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग पुराने स्थान पर अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे थे, रोजगार में लगे हुए थे, उनको नए स्थान पर रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस गरीब व्यक्ति के पास ज़मीन का कोई कागज ही नहीं है, उसे या वह किसी भी ज़मीन का कोई मालिक ही नहीं है, लेकिन और वो अपने किसी प्रकार से पुराने स्थान पर अपनी रोजगार कर रहा है, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है,
तो उसके लिए नए स्थान पर रोजगार के साधन उत्पन्न करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या गरीब लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो इस प्रकार के ये प्रश्न, ये पाठ है हमारे सामने, ये कहानी है वो खड़ा करती है, जिनके उत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है। तभी हम इन जो प्रोजेक्ट्स का है वो सही मायने में आम जनता फ़ायदा उठा सकती है। हम बात करते हैं इसमें जो इस कहानी का मूल जो चरित्र है माटी वाली, उसके बारे में बात करते हैं कि माटी वाली कौन है। माटी वाली पूरे टिहरी शहर में एकमात्र ऐसी स्त्री है, लेडी है, जो घर घर में लाल मिट्टी पहुँचाती है। और वो लाल मिट्टी खदान से खोद के लाती है, माइन से, मिट्टी की माइन से खोद के लाती है और उसको घर घर जा कर के लोगों को पहुंचाती है। यही उसके और उसके परिवार का पेट पालने का साधन है। जीविका मतलब पेट पालने का साधन है। और उसका साधन क्या है स्थान? वो माटा खान है। लेकिन वो माटा खान उसके नाम पे तो नहीं है, वो तो ऐसे ही लावारिस चीज़ है जहाँ पे वो जाती है और मिट्टी खोद के ले आती है। और उस मिट्टी खोदने के व्यवसाय से भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। वो रोटियों को गिनने तक की समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती है, परंतु फिर भी वह खुश है, क्योंकि उसके पास अपने अच्छे और बुरे भाग के बारे में सोचने के लिए समय है ही नहीं। माटी के वाले के पास जीवन में अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वह इतनी मुसीबतों में घिरी हुई है कि उसे अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का समय है ही नहीं। उसका बूढ़ा पति बीमार है, उसकी टूटी हुई झोंपड़ी है जो कि खुद की नहीं है, एक जमींदार की दी हुई है, और वह स्थान है जहाँ से वो माटी लाती है, लेकिन वो स्थान भी उसका नहीं है। ये सब उसके जीवन की हेरिटेज हैं, जिनसे उनके जीवन का जो पहिया है वो चल रहा है। झोंपड़ी में रह रही है, जो झोंपड़ी किसी जमींदार की दी हुई है, और उस झोंपड़ी में रहने के बदले उसे जमींदार के खेतों पर बेगार करनी पड़ती है, बिना मजदूरी के काम करना पड़ता है। उसका बूढ़ा पति है जो जिसको वो बड़ी मुश्किल से जिंदा रखे हुए किसी प्रकार उसका पालन पोषण कर रही है। और जो माटा खान है, माटा खान भी जो है वो भी उसके नाम पे नहीं, लेकिन माटा खान से मिट्टी खोद करके लोगों को बांट रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो माटी वाली है वो दलित है, निचले तबके से आती है, शोषित है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है जगह जगह। जैसा बताया आपको, जमींदार की जिस जमींदार की झोंपड़ी में रहती है उसके बदले उसे खेतों में काम करना पड़ता है। लाचार है, मजबूर है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसका गाँव शहर से बहुत दूर है, उसे पैदल ही उस गांव से उस शहर में मिट्टी बेचने के लिए आना और जाना पड़ता है। वह सुबह घर से निकलती है और पूरा दिन माटा खान मीन्स मिट्टी की खान में उसमें मिट्टी खोदती है और उसे घरों में पहुंचा आती है। रात तक वह घर पहुंचती है। उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। उसकी झोंपड़ी भी जिसमें वह रहती है अपने बूढ़े पति के साथ गाँव के ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। जैसा बताया आपको मैंने, उस गांव के ठाकुर की जमीन जो झोंपड़ी में रहने के लिए उसके बदले में उसे ठाकुर के कई तरह के काम करने पड़ते हैं, बेगार करनी पड़ती है। बहुत गरीब है माटी वाली। उसके सामने अपने तथा अपने बूढ़े पति का पेट भरने का प्रश्न ही सबसे बड़ा है। इसके अलावा उसके सामने कोई चीज़ है ही नहीं कि किस प्रकार वो अपना और अपने बूढ़े पति का पेट भर सके। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो माटी वाली है, उसको यदि किसी घर से रोटी मिल जाती है तो वह कुछ रोटी अपने बूढ़े पति के लिए बचा कर रख लेती है, ठीक है, और ताकि घर जाते ही जो बूढ़ा है वो उसको जो आशा भरी नज़रों से देखता है तो उस बूढ़े को वो रोटियां दे सकें, उसका पेट भर सके। सरकारी जब उनका वहाँ से पुराने टिहरी शहर से विस्थापन होता है, वहाँ से लोगों को हटाया जाता है उस पुराने टिहरी शहर को डिबोने के लिए, तो जो उसके लिए अधिकारी लगाया जाता है, जो उसको सरकारी जो पुनर्वास के लिए जो अधिकारी लगाया जाता है वो उनसे प्रमाण पत्र मांगता है। माटी वाली के नाम ना तो वो झोंपड़ी जिसमें रह रही है, ना वो माटा खान है जहाँ से वो मिट्टी खोद रही है, ना उसके पास ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कोई ठिकाना है। खान जो माटा खान से मिट्टी खोद रही है वो उसका नेचुरल अधिकार है, लेकिन उसके नाम पे तो माटा खान नहीं है, उसका कोई कानूनी अधिकार उसके पास नहीं है। इसलिए जब वो पुनर्वास अधिकारी मकान के कागज़ उससे मांगता है माटी वाली से, तो वह लाचार हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। उसके सामने अपने भविष्य की चिंता आ खड़ी होती है कि किस प्रकार अपना वो भविष्य में अपना जीवन निर्वाह करेगी। इसके बाद अगर देखें हम तो जो माटी वाली है उसका पति बीमार रहता है, बूढ़ा है, और अब वो अल्टीमेटली जीवन के दुखों से तंग आकर के आखिर में एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अपने पति की मृत्यु के बाद उसका घर और जो माटा खान है जो वो टिहरी बांध के कारण छूट जाता है,
टिहरी बांध के उसको वहाँ से हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पति के बाद वो सब उसके जीवन के अधिकार जो आधार थे जीने के, माटा खान और वो झोंपड़ी, उसके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। उसका दर्द बांटने और समझने वाला कोई नहीं है, ना सरकार समझती है ना वहाँ के लोग समझते हैं। सिर्फ वह दर्द है जो उसका अपना है और वो दर्द कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं लेखक विद्यासागर नौटियाल ने इस कहानी को कैसे डेवलप किया है, हमारे सामने कैसे प्रस्तुत किया है, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले जो लेखक जो वर्णन करता है वो उस माटी वाले की पहचान के बारे में वर्णन करता है कि आखिर माटी वाली कौन है। तो जो माटी वाली है वो बूढ़ी है। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में लाल मिट्टी उपलब्ध करवाती है। अभी लाल मिट्टी की आवश्यकता क्यों है? वो और जो वो मिट्टी उपलब्ध करवाती है, इसी मिट्टी से उसका जीवन चल रहा है। अब ये लाल मिट्टी है वो किस काम आती है? जो पुराने टिहरी शहर में जो कच्चे मकान हैं, उन कच्चे मकानों को पुताई करने के लिए उनको पोतने के काम आती है। दूसरा, जो घरों में चूल्हे चौके जो जलते हैं, उन चूल्हे चौकों को सुबह सुबह लीपने के लिए तो उसको उस मिट्टी में पानी डाल करके कपड़े से उसको पोता जाता है और शुद्ध किया जाता है। अब चूंकि ये लाल मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर सुबह उस चूल्हे और चौके को साफ नहीं किया गया उस मिट्टी से, तो वहाँ पे चूल्हा जो है रसोई आप बना नहीं सकते। इसलिए सभी घरों को लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो लोग उस लाल में जो मिट्टी की जो उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र जो माटी वाली है, उसका कोई कंटेंडर नहीं है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, तो लोग उसे और उसके कंटर को, जिस कंटर मीन्स कंटेनर जिसमें वो मिट्टी लाती है, उसको सब पहचानते हैं, क्योंकि उसके बिना चूल्हों का जलना असंभव है और चूल्हे नहीं जलेंगे तो लोगों का खाना नहीं बनेगा। और जो माटी वाली है अपने सिर पर उस कंटेनर को एक कपड़े की गोल गिट्टी बना करके, डिल्ला बना करके अपने सर पे रखती है, उसके उस डिल्ले के ऊपर उस कंटेनर को रख लेती है और उस कंटेनर का ढक्कन भी नहीं है ताकि वह मिट्टी को ऊपर तक भर सके, ठीक है। और वो उस कंटेनर के सहारे अपने जो मिट्टी है वो बांटती रहती है। जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये घर में जो गांव में चूल्हे होते हैं, इस चूल्हे को लाल मिट्टी से पोता जाता है और ये लाल मिट्टी है जिसको वो जो माटी वाली है वो माटा खान से खोद करके लोगों को अवेलेबल करवाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जो माटी वाली है उसको एक जो मालकिन है किसी घर की, उसको रोटी देती है। वो उसमें से एक रोटी खुद खा लेती है और एक रोटी अपने बूढ़े पति के लिए उस डिल्ले में बांध लेती है, ठीक है। तो जैसा बताया इसमें कि एक दिन वो एक घर में कनस्तर लेकर पहुंचती है तो उसे मकान मालकिन 2 रोटी देती है और माटी वाली उसे अपनी एक रोटी अपने डिल्ले में छुपा लेती है और एक रोटी वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। मकान मालकिन उसे बोलती है कि साग सब्जी कुछ नहीं है, चाय के साथ इसको तू निगल जा। माटी वाली बोलती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग होती है और भोजन का स्वाद अच्छे भोजन में नहीं होता बल्कि भूख में होता है। अगर व्यक्ति भूखा हो तो उसके लिए बुरा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। तो भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता, ऐसा इस माटी वाली के विचार होते हैं। जो मकान मालकिन है वो एक पुराने जो पुश्तैनी गिलास में उसको चाय देती है तो उसके सामने माटी वाली कहती है कि आपने अभी तक ये जो पुरखों की कमाई से बनाए हुए जो बर्तन अभी अपने पास रखे हुए हैं, ऐसी चीज़ें अब लोगों के पास में अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि लोग फैशन के चक्कर में पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं और नए और कमज़ोर पात्र खरीद लेते हैं। लेकिन जो मालकिन बोलती है हमारे पुरखों की चीज़ें पता नहीं उन्होंने किस तरह से किस परिस्थिति में खरीदी हैं और ये चीज़ें आज बहुत उनके लिए मूल्यवान है, ठीक है। तो ऐसा उस मकान मालकिन के विचार होते हैं। वो कहती हैं पता नहीं किन कष्टों के साथ में हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने इन गिलास या बर्तनों को खरीदा गया हुआ, लेकिन अब लोग इनकी कदर नहीं करते हैं क्योंकि लेकिन जो उस मालकिन को उसकी चीज़ की कद्र है। वो कहती है मेरे को इस गिलास से उतनी लगाव है जितना लगाव माटी वाले को उस टिहरी शहर से है। लोगों से टिहरी शहर का मोह भी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसी प्रकार उस मालकिन को उस गिलास का मोह भी नहीं छूट रहा है। इसके बाद कहानी आगे अगर बढ़ती है कि माटी वाली की चिंता उसके वो सामने जो लेखक है वो रखता है। वो जब वो घर पहुंचती है, माटी वाली अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह कहती है जिनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है उन्हें अगर है उनके पास उनको तो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन माटी वाली जिसके पास वो बेघर है, उसका अपना कोई घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या होगा। माटी वाली किसी तरह से 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचा करके अपने बूढ़े पति के लिए वो रोटी लाती है। बूढ़ा पति हर दिन इसी आस में होता है कि माटी वाली अपनी पत्नी आएगी, उसके लिए कुछ खाने के लिए लाएगी,
लेकिन और आज वो जब वो जिस दिन उसके पति की मृत्यु होने वाली होती है, उस दिन वो माटी वाली अपने पति को सरप्राइज़ देने के लिए प्याज भी खरीद कर लाती है, ताकि वो प्याज भून करके प्याज के साथ पति को रोटी दे सके। लेकिन वो रोटी खाने वाला जिंदा नहीं बचता है, वो जो है उसका पति मर चुका होता है। इसके बाद लेखक इस कहानी को और विस्तार देता है। वो जब माटी वाली है अपने स्थान से बेदखल होने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि जो टिहरी बांध से उखड़े हुए या विस्थापित हुए लोगों को जो बसाने वाला पुनर्वास अधिकारी है, माटी वाली से पूछता है कि जहाँ वो रहती है वहाँ का वो ज़मीन का प्रमाण पत्र ले आए, लेकिन ऐसा उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। बाद में माटी वाली कहती है कि मैं तो माटा खान से मिट्टी खोद करके लोगों को अवेलेबल करवाती हूँ। तो वो अधिकारी बोलता है कि जो जिस माटा खान से वो मिट्टी खोद के लाती है उस माटा खान का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र ले आओ। लेकिन माटा खान भी उसके नाम नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है उसमें, तो उसको फिर सरकारी मदद या मुआवजा नहीं मिलता है। इसके बाद लेखक आगे इस कहानी को विस्तार देता है। वो कहता है कि माटी वाली उसी पुराने टिहरी शहर में अपने आप को वहीं अपने पति की लाश के साथ बिठा लेती है, और जो टिहरी शहर की जो बांध हैं, जो बांध बनाया गया उसकी 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है, और धीरे धीरे उस टिहरी शहर में पानी भरने लगता है। लोग जल्दबाजी में अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। सबसे पहले निचले जो एरिया में उस शहर में जो शमशान थे जहाँ लोगों को जलाया जाता था मरने के बाद में, वो डूब जाते हैं, ठीक है। और जो माटी वाली अपने झोंपड़ी के बाहर पगलाई हुई अवस्था में वो बैठ जाती है, और वो यही कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जहाँ रहता है वही उसका जो है निवास स्थान होता है, और क्योंकि वो वहीं जन्म लेता है और वहीं मर जाता है, उसके लिए कोई और सपने नहीं होते हैं। तो माटी वाली यही कहती है गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, जहाँ वो रहते हैं उस स्थान को उजाड़ना नहीं चाहिए। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटेनर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? ऐसे कौन से कारण रहे होंगे? तो चूंकि माटी वाली थी, माटी उपलब्ध करने वाले उस शहर में उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र औरत थी जो माटी बेचती थी या बांटती थी, और उस पूरे गांव में कोई माटा खान नहीं था, इसलिए माटी वाली उस माटी को उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र महिला थी। और लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो खुद माटा खान पे जाएं और मिट्टी खोद कर लाएं। घर घर में मकान और चूल्हे चौके हैं वो मिट्टी से लिपे जाते थे। लोगों को उस मिट्टी की सख्त आवश्यकता होती थी, और माटी वाली ये मिट्टी पहुंचाने वाला काम और कोई नहीं करता था, तो सालों से वही माटी वाली लोगों को माटी उपलब्ध करवाती थी, जिसके कारण शहर का बच्चा बच्चा तक उस माटी वाली को पहचानता था, क्योंकि उनको आवश्यकता होती थी। इसके बाद बच्चों, दूसरा प्रश्न है माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि सिर्फ वो माटी वाली जी थी, उस अपने चूँकि उसका शहर था, वो जो गांव था शहर से बहुत दूर था, वो बहुत जल्दी सुबह घर से निकल आती थी, पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोद कर लोगों के घरों में पहुंचाती थी, और जो इस काम को करते करते उसे रात हो जाया करती थी। तो उसके पास में सिर्फ अपने और अपने बूढ़े पति का पेट पालने के अलावा और कोई विचार लाने का समय होता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसके पास समय था ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। उसके जीवन में एकमात्र प्रश्न अपने और अपने बूढ़े पति का पेट भरना, उसके लिए रोटियों का इंतजाम करने का था। अगला प्रश्न देखें हम, भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका क्या मतलब होता है? इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय यह है बच्चों, जब मनुष्य भूखा होता है तो उस भूख के कारण उसे बासी रोटी भी मीठी लगती है। जो रोटी पिछले दिन की होती है वो भी अच्छी लगती है। यदि मनुष्य को भूख ना हो तो कुछ भी स्वादिष्ट खाना दिया जाए उसे, या फिर खाने की वस्तु दी जाए, तो उसमें वो कमी निकाल ही देता है। परंतु भूख लगने पर साधारण खाना या बासी खाना उसे स्वादिष्ट या मीठा लगता है। इसलिए बुजुर्गों ने सही कहा है कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। अर्थात भूख में स्वयं ही मिठास होती है जो भोजन में मिठास उत्पन्न कर देती है। अर्थात भूख लगने पर व्यक्ति कैसा भी भोजन है उसको बड़े प्रेम से खाता है। अगला प्रश्न है बच्चों इसका कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये उस गिलास का किस प्रसंग में है जो मालकिन उसको गिलास में चाय देती है।
मालकिन इसके इस कथन में आलोक में इस प्रकाश में बताएं कि लोगों का अपने जो विरासत मिलती है, पुरखों से जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में क्या विचार होते हैं। इसमें मालकिन जो है अपने पुरखों द्वारा मेहनत और आदर और सम्मान के साथ में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करती है कि अपने पुरखों ने कितनी मेहनत से जो चीज़ें कमाई है उन चीज़ों के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। वह अपने पुरखों की स्थितियों को समझने की पूरी कोशिश करती है कि उन्होंने किस अवस्था में घर के जो सामान जुटाए होंगे, और वो उन पुरखों के प्रति जो संघर्ष के प्रति सम्मान की भावना रखती है कि हमें उनकी कमाई हुई चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनको सहेज कर रखना चाहिए, उन्हें सम्मान प्रदान करना चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न है इसके बाद वो मालकिन कहती है कि जो मालकिन की ये सोच है हम अगर देखें तो तारीफ के काबिल है, प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से हमारे लिए ये सामान या फिर ये मकान या ये दौलत, ये संपत्ति अर्जित की होगी। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम खुद सक्षम हो जाते हैं तो उन पुरानी चीज़ों को बेच देते हैं जो कि हमारे लिए सही है नहीं है, या फिर उनको नष्ट कर देते हैं। उनकी भावनाओं का हमको ख्याल नहीं रहता कि उन्होंने हमारे भविष्य के बारे में सोचकर किस प्रकार हमारे लिए चीज़ें जुटाई होंगी। हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए कि इन जो हमको जो पूर्वजों से जो विरासत मिली है उस विरासत के प्रति, उस दौलत के प्रति सम्मान, उस चीज़ों के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखें और दूसरों को भी यही करने की सीख हम उपलब्ध करवाएं। बच्चों अगला प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है कि वो 2 रोटियों में से 1 रोटी अपने लिए रखती है, 1 रोटी अपने पति के लिए रखती है। तो इस प्रकार उसको ये कैसी भावना है, उसके मन में क्या अवस्था उसकी हमको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से माटी वाली की दरिद्रता का, गरीबी का पता चलता है कि वो इतनी गरीब है कि अपने पति के लिए रोटियों का इंतजाम भी नहीं कर पा रही है, और सुख सुविधाएँ तो छोड़ दीजिए। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। लोगों द्वारा दी गई रोटियों के लिए वो पूरा हिसाब लगा लेती है कि कितनी रोटी वो खुद खाएगी, कितना रोटी अपने पति के लिए वो ले जाएगी, ताकि वह दोनों की रोटियों का इंतजाम कर सके, चाहे उसके लिए पूरा चाहे उनका पेट भरे चाहे नहीं भरे। जितनी सामान उसको मिलता है उसमें से आधा या फिर अधिकांश भाग अपने पति की लगती है और खुद थोड़ा सा भाग खा करके अपना गुजारा करती है। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है कि आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव कि माटी वाली के हृदय में कौन सी भावनाएं चल रही हैं कि वो कहती है अपने बुड्ढे को वह कोरी खाली रोटी नहीं देगी, आज वो रोटी साग के साथ रहेगी। तो माटी वाली का उसके पति के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। वह अपने पति के प्रति, उसका पति अत्यधिक बूढ़ा है और अनेक बीमारियां हैं, उसका लीवर खराब है, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति के लिए उसके मन में अत्यधिक प्रेम है। इसलिए वह निर्णय लेती है कि वह बाजार से प्याज लेकर जाएगी, उसे कुछ जो रुपए मिले उसके बदले, और वह रोटी को बिना साग के देने के बजाय प्याज की सब्जी बनाकर रोटी के साथ को देगी। तो इस बात से उसका अपने पति के प्रति जो प्रेम है वो झलकता है कि वह बीमार और बूढ़े पति के प्रति उसके मन में कितनी सम्मान और कितनी प्रेम की भावना है। बच्चों अगला प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का क्या मतलब होता है। तो यह बात जो उस समय टिहरी बांध के जो लोग उजाड़े गई थी ज़मीन, उस समय जो लोग थे उनकी व्यथा को, उनकी समस्या को व्यक्त करता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीबों के लिए तो रहने का स्थान ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जिस स्थान पर वो रहते हैं वही उस स्थान उनके लिए निवास होता है, वही उनके लिए शमशान के समान भी होता है, क्योंकि वहीं वो दम तोड़ देते हैं, वहीं वो मर जाते हैं। और वह डूब भी जाए, अगर वो निवास स्थान का डूब जाए तो उनके लिए मरने और जीने के स्थान में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि उनको वहीं रहना है, वहीं उनको मर जाना है। तो बूढ़ी जो माटी वाली है अपनी पीड़ा को इस कथन के माध्यम से व्यक्त कर रही है कि जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है, उनके लिए उनका जो स्थान है वो उनका रहने का और उनकी मृत्यु का वही स्थान होता है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं इसका जो आगे माटी वाली इसमें कहती है कि सरकार उनकी ज़मीन और रोजी रोटी तो छीन लेती है पुनर्वास के नाम पर, विस्थापन के नाम पर, लेकिन अपने जो कर्तव्य हैं उन लोगों के प्रति उसका पालन नहीं करती है। और वो क्या करती है,
अगर कुछ करती भी सरकार तो ऐसा लगता है उनके घावों पर नमक लगा रही है, उल्टी उनको और परेशान कर रही है। ठीक है, भारत में इस प्रकार उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह जो लोग हैं, इस प्रकार जो पीड़ित लोग हैं, उनके मन में गुस्सा उत्पन्न होता है, आक्रोश उत्पन्न होता है। इस बात का उदाहरण आपको इस पाठ में देखने को मिला है कि टिहरी बांध बनाया गया, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, लेकिन लोगों के रिलोकेट करने के लिए उनकी उचित व्यवस्था नहीं की गई और लोग हैं उस स्थान को छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। ठीक है, कितने ही उसके लिए विरोध हुए, जुलूस निकाले गए हैं, लेकिन सरकार पर कई बार उन पर खूब दबाव बनाया गया, लेकिन सरकार इस डिसीजन को बदल दे, लेकिन सरकार ने उन लोगों पर दबाव बनाया और उनको अपना पुराना टिहरी शहर छोड़ना पड़ा। बच्चों, इस प्रकार उनको जो लोगों को अपने पूर्वजों की जो विरासत थी उनको छोड़ना पड़ा, उनको दुख से गुजरना पड़ा, समस्याएं उनके सामने उत्पन्न आई। सरकार को इस प्रकार ये सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ के लोगों को पहले विश्वास में लिया जाए और इसके बाद हमें इस बात में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस माटी वाली पाठ और टिहरी गढ़वाल जो इलाका उत्तराखंड का उसके विषय में जो बताया है, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई है वो आपके निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।